बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप देख रहे हो वीडियो उसके हिसाब से आप अपने को एडजस्ट कर लो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने पहले पढ़ा था एटॉमिक रेडियस एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज हम तीसरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टू अट्रैक्ट टू लव। तो जब कोई भी एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या लव करता है, खींचता है, तो वह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि जब कोई गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाता है तो वह कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर होगा आप इसको भी देखेंगे कि कहीं कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अगर बच्चों हम किसी एटम की बात करें तो ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है 1 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं, और इसके अंदर भी इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये आगे चलेंगे हम तो देखेंगे कि कब अट्रैक्ट करेगा, क्या उसके फेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींचा तो क्या होगा, सपोज कर हमने कोई एलिमेंट लिया M और वो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट करने पे क्या बना लिया, M नेगेटिवली चार्ज बना लिया, और प्लस हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव क्या होता है। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बना लिया, यानी एनायन बना लिया और कुछ एनर्जी रिलीज किया। तो नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम accepts one electron to form the anion is known as the electron affinity। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन। अब आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये बताता है कि जैसे हमने दिखाया दिस प्लस दिस, आपने इन दोनों को सपोज कर लो, रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। दो रिएक्टेंट को आपने मिलाया तो प्रोडक्ट बना, मतलब दिस प्लस दिस गिव्स दिस प्लस दिस। इसका मतलब होगा कि यहाँ से आपको एनर्जी रिलीज हो रही है, प्राप्त हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है प्लस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस EA एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में जो थर्मोडायनेमिक साइन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यही अगर हम नीचे लिख लें डेल्टा HEG, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, और इसका जो यूनिट होता है या तो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एज यू नो, या माइनस हम लिख सकते हैं दिस किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा EG मतलब डेल्टा HEG इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो थर्मोडायनेमिक साइन होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब आइए कोई एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकती है। सपोज के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और वो एग्जांपल क्या है, वी नो दैट इज क्लोरीन। अगर आपने लिया Cl और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाया, क्लोराइड आयन बना लिया। कैसे ना बच्चों, तो क्लोराइड आयन जब बनाएगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी होती है 349 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, ये 349 किलो जूल पर मोल होती है। तो दिस 349 किलो जूल पर मोल इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम इसको थर्मोडायनेमिक साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई बच्चों, -349 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टूड और नॉट? तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया और यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी निगेटिव होगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो थर्मोडायनेमिक साइन होता है वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं या उल्टे होते हैं। अब आगे चल कर हम देखेंगे कि व्हाट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम देखेंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हमने सक्सेसिव आयनियन पोटेंशियल देखा था, वैसे हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें। अब हम दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं। ये हमने पहला एग्जांपल लिया था, इसमें तो सक्सेसिव नहीं दिख रहा है। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया और दूसरा एग्जांपल है, सपोज कर लो ऑक्सीजन ले लिया बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बनाया, O माइनस, और प्लस यहां जो एनर्जी निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 141 किलो जूल पर मोल। तो इसको हम बोलेंगे EA1, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। तो अगर हम यहां नीचे देखें, दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, O निगेटिवली चार्ज आयन जब फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा O पर माइनस माइनस। लेकिन आपने देखा कि ये भी निगेटिवली चार्ज था और ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो देयर विल बी रिपल्सन, मतलब आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहां जो EA था वहां क्या हो जाएगा, माइनस EA2। गौर से देखेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, EA2, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -780 किलो जूल पर मोल। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां जो EA1 था, ये जो वैल्यू हो गई डेल्टा HEG1 हम कह लें, दिस इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। समझने की कोशिश करना। और यहां इसी को हम लिखेंगे डेल्टा HEG2, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, +780 किलो जूल पर मोल। यहां आपको EA1 लिखा है, यहां आपको EA2 लिखा है, तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, अगर डिस्क्रिप्टिव में बात करें, कि व्हाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे। तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में वो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर लिया O माइनस बना करके, अगेन फॉर एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट विल टेक एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन हो रहा है। दोनों सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स हो गए, तो ये जब रिपल्शन करेगा तो आपस में क्या करेगा, कंबाइन नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो लेकिन आप जबरदस्ती उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो देयरफॉर यू हैव टू पुट सम एनर्जी। तो ये हो गया बच्चों EA1 और EA2। अब हम बात करें, अगर इसी को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हम यहां बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो यहां हो गया EA1 और प्लस EA2। गौर से देखेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो आपको ध्यान देना है कि 0 से छोटी होगी कि 0 से बड़ी होगी कि इक्वल टू 0 होगी, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब दिमाग लगाइए, यहाँ देखिए प्लस दिखा था, 141 माइनस 780, तो 141 जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 141 माइनस 780, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो जब निगेटिव आएगी तो हम कह सकते हैं EA1 प्लस EA2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0। यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज, ठीक है। पहले और दूसरे को जब हम ऐड करेंगे तो EA1 की वैल्यू 0 आएगी। और अगर हम यहाँ लिख दें बच्चों डेल्टा HEG1 और प्लस डेल्टा HEG2,
इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। -141 और +780 इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो द वैल्यू विल कम पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 से बड़ा होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप EA1 और EA2 की वैल्यू हमेशा सक्सेसिव के केस में हमेशा 0 से छोटी होगी, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मिटा दिया जाए, आई होप यू हैव रिटन दिस वन, ट्राई टू नोट डाउन। चलो, अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या क्लोरीन की बात करें, ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन वाले ग्रुप में अगर हम ग्रुप नंबर 16 में बात करें बच्चों, तो ऊपर से चलेंगे तो नीचे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये से नो। तो ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज ए क्या, सल्फर। तो उस सल्फर में हम देखते हैं कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन आता है, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन या ग्रेटर टू ऑक्सीजन या स्मॉलर देन ऑक्सीजन। ये देखेंगे बच्चों, ये देखते हैं, तीसरा एग्जांपल हमने लिया था, ये सल्फर ले लिया, सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यह क्या बनाएगा, S पर -1 चार्ज, और प्लस ये क्या करेगा बच्चों, 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी ये रिलीज करेगा। ठीक है, कितना करेगा, 200 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर यही एक सल्फर फिर क्या करेगा, यह एक सल्फर फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इन दोनों में रिपल्सन के कारण ये बनेगा तो S पर -2, लेकिन ये एनर्जी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और कितना करेगा, 590 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब यहां आप ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आई 200 किलो जूल या 590, इसको क्या कहेंगे आप, ये हो गया EA2 और क्या हो गया, EA1 हो गया। एंड आप यहां लिख सकते हैं कि इसके लिए डेल्टा HEG की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू -200 किलो जूल पर मोल, और यहां जो डेल्टा HEG की जो वैल्यू होगी वो 2 की वैल्यू होगी, यहां माइनस था तो दैट विल बी इक्वल टू +590 किलो जूल पर मोल। एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, दैट इज इसकी EA और डेल्टा HEG दोनों के साइन हमेशा क्या होंगे, रिवर्स होंगे। तो यहां से आपने अगर इसको ऐड किया बच्चों, ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखो ये और ये कट जाएगा, तो होगा सल्फर +1 कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके क्या बना लेंगे, सल्फाइड आयन बना लेंगे। अब यहाँ आपको देखना होगा कि जो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि EA1 और EA2 की वैल्यू हमेशा, अभी मैं बताया हूँ कि EA1 प्लस EA2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, स्मॉलर देन 0 होगी, एंड डेल्टा HEG1 और प्लस डेल्टा HEG2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। आप देख सकते हैं, आपने कहा EA1 प्लस EA2 की वैल्यू 0 हो गई, तो लिखेंगे 200 - 590, यानी कि हो गया -390। तो -390 मतलब माइनस है, इसका मतलब स्मॉलर देन 0 होगा। यहाँ जोड़ लें -200 + 590, तो कितना हो गया, 390, और 390 इज द पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपको एक रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन को आप रखेंगे फॉर सक्सेसिव, किसके लिए, अगर हम बात करें सक्सेसिव। चलिए अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, उसमें भी ये हो गया, यू हैव रिटन दिस वन। चलिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, सारी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 वैल्यू आपको जाननी रही है, और जानने के लिए कि कब किसकी वैल्यू कम होती है, कब किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ये जानने के लिए, अदरवाइज नो नीड टू लर्न द वैल्यूज। जैसे मान लो हमने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया बच्चा, तो क्या बना, नाइट्राइड आयन बना, n पर -1 चार्ज बना,
और प्लस यहाँ एनर्जी निकली तो इसको लिखेंगे EA1। सेकेंड कंडीशन में n पर -1 चार्ज, फिर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा n पर माइनस चार्ज, और माइनस यहाँ हो जाएगा EA2, क्योंकि यहाँ आपको दोनों ही क्या सेम टाइप के चार्ज में हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो देयरफॉर यहाँ माइनस लग गया। और फिर अभी मामला कंप्लीट नहीं हुआ, n पर -2 चार्ज था, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो फाइनली इट इज गोइंग टू फॉर्म n पर 3 माइनस, और माइनस यहाँ लिखेंगे EA3। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा n + 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो बेटा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बनेगा गिब्स नाइट्राइड आयन। क्या हो गया नाइट्राइड आयन। और यहाँ आपने देखा कि EA1 - EA2 और -EA3 बन गया, नहीं बन गया? तो यहाँ से इस कंडीशन में आपको जो पढ़ना है उसको कहते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन होता है ये आप जानेंगे हमेशा। वी कैन से दैट इज EA1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA2 और EA2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA3। ये आप हमेशा दिमाग में रख लेंगे कि जो इसकी वैल्यू होती है EA1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA2 और EA2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA3। और अगर आपको इसी को इसका थर्मोडायनेमिक साइन चेंज करना हो, यानी डेल्टा HEG करना हो, तो उलट देंगे। डेल्टा EA, अभी इसके लिए लिखेंगे डेल्टा HEG1 इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस वन। तो आप एक ही चीज दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है, इसी क्रम में क्या होती है, कम होती है। अंडरस्टूड बेटा? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब हम बात करेंगे किन किन फैक्टर्स पे क्या करेगा, डिपेंड करता है। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने के लिए बच्चों हम ये देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्या है इसमें जो जनरल ट्रेंड होता है या इसका जो एक्सेप्शंस होता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको देखते हैं। नंबर पहला क्या पढ़ने वाले हम लोग, फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये किस किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा बेटा? पहला हम बात करेंगे एटॉमिक साइज। किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज पे इस पे क्या रिलेशन होगा? देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिए अगर हमने एक छोटा सा आइटम ले लिया, इसके बीच में न्यूक्लियस है, और एक बड़ा सा आइटम ले लिया, इसके बीच में न्यूक्लियस है, आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करना है, अट्रैक्ट किया जा रहा है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप देखो यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यह इससे दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका EA कम होगा। तो एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/EA, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे EA क्या होगा, कम होगा। और अगर हम बात करें बच्चों नंबर दूसरा, इसका सेकंड फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इसे हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होती है,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि एटॉमिक साइज घट रही है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कम होगी। जब एटॉमिक साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। और नंबर तीसरा फैक्टर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दो चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़ा था कि जब किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड हो या तो फुली फील्ड हो। जैसे मान लो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में, मान लो हमने P की बात करी तो P या तो P3 होगा या P6 होगा, D में या तो D5 होगा या तो D10 होगा, F में या तो 7 होगा, F में या तो 14 होगा। अब इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका जो स्टेबिलिटी होती है वो बाकी सारे कंडीशन से अलग होती है, ज़्यादा होती है, स्टेबल होती है। इसलिए इन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन डालने पर हमको अधिक एनर्जी क्या होगी, नहीं प्राप्त होगी। इट मीन्स जब वो ऑलरेडी स्टेबल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट। तो जब इस कंडीशंस में आपको कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले तो यू कैन कीप इन योर माइंड दैट इज लेस अमाउंट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी देयर, या जीरो मिलेगी। जैसे मान लो हम अगर इनर्ट गैस एलिमेंट की बात करें, इनर्ट गैस एलिमेंट में क्या क्या होगा, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान रेडियो एक्टिव है। तो ये सारे के सारे क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट है। इन इनर्ट गैस एलिमेंट में हमने देखा कि इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो जब स्टेबल है इसलिए इनकी वैल्यू जीरो या बहुत कम होती है। यस या नो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इसकी सबसे कम होती है। आइए अभी हो गया इन तीनों के फैक्टर्स के बारे में बात की हम। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो ये घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, तो स्टेबल कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, और बाकी में ज़्यादा होगी। चलिए तो ये फैक्टर्स हो गए बच्चों। अब आइए देखते हैं कि क्या इसका जनरल ट्रेंड होता है, और उस जनरल ट्रेंड के हिसाब से हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जनरल ट्रेंड मतलब होता है कि कब ये बढ़ता है और कब ये घटता है। जनरल ट्रेंड कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कि जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, कहाँ चलेंगे, अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड चलने पे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। गौर से देखेंगे क्या होगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे उसकी एटॉमिक साइज कम हो रही है। तो एटॉमिक साइज कम हो रही है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे कि जब एटॉमिक साइज कम है यानी कि छोटा है तो ऐसे कंडीशंस में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ना। अब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे चलते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो इसकी क्या होगी, साइज बढ़ रही है। तो जब साइज बढ़ती है तो इसकी साइज बढ़ गई। मान लो हमने देखा यहाँ हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ से यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब हो गया नीचे जाने पर इसकी वैल्यू कहाँ होगा, डाउन द पीरियड, डाउन द पीरियड। डाउन द पीरियड में हम करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इधर से इधर चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे चलने पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम देखेंगे। अच्छा मैंने अभी बताया था, फिर से देख लें, शायद मैंने क्या बताया था बेटा कि जो फैक्टर्स थे उस फैक्टर्स पे क्या, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि मैंने आपको क्या लिखवा दिया, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। हमने कहा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जैसे मान ले ये देखिए ये छोटा हो गया यहाँ और ये बड़ा हो गया, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आना है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर लेगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे,
ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब एटॉमिक साइज छोटी होगी तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी होगी। ठीक है, हमने लिखा था एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए देखते हैं। तो हमने देखा एटॉमिक साइज, हमने देखा कि जब हम अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब इस जनरल ट्रेंड के हिसाब से आइए कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें पीरियड नंबर 2 की, पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। गौर से देखना है बेटा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने ट्रेंड की बात करी तो ट्रेंड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलने पर ये क्या होता है, बढ़ता है। तो जब लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ेंगे तो हम कहेंगे लिथियम इज स्मॉलर देन दिस, दिस इज स्मॉलर देन दिस, दिस इज स्मॉलर देन दिस, और दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये हो गया, ये हो गया। लेकिन हम यहाँ इस नियान को, क्योंकि नियान क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट है, तो इनर्ट गैस एलिमेंट के नाते क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ये जो हमने लिखा दैट इज एक्सपेक्टेड, ये क्या है, एक्सपेक्टेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमने जनरल ट्रेंड बताया। जब हमने ट्रेंड बताया तो ट्रेंड में कहा कि जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आगे चलते हैं बढ़ती है, यानी कि इधर वाले की वैल्यू सबसे कम होगी। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, एक्सपेक्टेड जो होगा वो करेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं रियलिटी की। किसकी बात करेंगे, रियलिटी। रियलिटी क्या होगी बच्चों, ये नियान तो जो है आपके पास बिल्कुल सबसे पहले रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। अब इसके बाद अगर आप यहां से चलेंगे ना, ये जो नाइट्रोजन है और बेरिलियम है, गौर से देखेंगे नाइट्रोजन में यहां अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p3। गौर से देखेंगे ये स्टेबल है हाफ फील्ड के कारण, और यहां बेरिलियम में क्या लिखेंगे 1s2 और 2s2। ये क्या है, फुली फील्ड है। ये बच्चों हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है। तो जो इसकी रियलिटी आ रही है वो किस क्रम में बढ़ेगी, घटेगी, ध्यान से देखेंगे। नियान सबसे कम हो गई। अब इसका पोजीशन जब हम यहां से यहां चलेंगे तो नाइट्रोजन हाफ फील्ड होने के नाते नियान इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। गौर से देखेंगे क्या होगा, नियान इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। अब उसके बाद ये फुली फील्ड होने के नाते दिस इज स्मॉलर देन बेरिलियम, और बेरिलियम इज स्मॉलर देन बोरान। बोरान के बाद अब ये लिथियम बच्चा यहाँ जाएगा तो क्या लिखेंगे, लिथियम। लिथियम इज स्मॉलर देन कार्बन, कार्बन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन फ्लोरीन। गौर से देखेंगे ये इसका सही क्रम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ने का। अब आप फिर से देख लेंगे, अगर आपने इसे देखा तो दिस इज द क्या एक्सपेक्टेड, लेकिन रियलिटी क्या होगी, जो नाइट्रोजन है और बेरिलियम है इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो भी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड और फुली फील्ड होने के नाते स्टेबिलिटी है, यानी स्टेबल है, तो वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना टफ होगा, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो नियान इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बेरिलियम, बेरिलियम से आगे बोरान चलेंगे, बोरान से कार्बन चलेंगे, कार्बन के बाद फिर हम लिथियम, फिर बोरान के बाद लिथियम, लिथियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन होगा। तो ये इसके रियलिटी हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप में, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे बच्चों तो कैसे इसकी वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी। सबसे पहले जाने कि अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें, ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ग्रुप नंबर 16 की बात करें और ग्रुप नंबर 17 की बात करें, इस सारे ग्रुप में एलिमेंट्स का जो नाम है ये क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
यहाँ होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये होगा बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये जो पोलोनियम और एस्टेटिन है ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हम बात करेंगे इसी में। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो कम होगी यानी कि सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर सबसे ज़्यादा उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो मैं किसी एक में बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वह क्या होगी, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों। हमने देखा ऊपर से नीचे चलने पर जो जनरल ट्रेंड हम पढ़े हैं वो यही है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, घटेगा। तो कार्बन इज ग्रेटर देन कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड। ठीक है, ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं ग्रुप नंबर, इसमें इसी से कोरिलेट करेंगे इसको। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। यानी कि अगर हम इस 17 ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन शुड बी ग्रेटर देन आयोडीन। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। इसका सही क्रम क्या होता है, क्लोरीन इज द हाईएस्ट, क्लोरीन इज द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप नंबर 17। तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये इसका सही क्रम होता है। मैं यहाँ बार बार टिक कर दे रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है और ये रियलिटी है। अब आप कहोगे कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन में देखेंगे बेटा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। ये फ्लोरीन के लिए हमने बना दिया और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो ये हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड कराना है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ऐड कर रहे हो तो ये इसके पास है और ये इससे दूर है। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो ये जो होगा, गौर से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगना चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगना है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा होता है, फ्लोरीन की साइज छोटी के नाते यह जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, कम एरिया है, ध्यान देंगे, कम एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को वह रिपेल करेगा। इसीलिए ध्यान से देखेंगे कि यह किसमें हमेशा इस सेकंड पीरियड में, ये कौन सा पीरियड है बेटा, ये सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, इस थर्ड पीरियड में वेरिएशन पाया जाता है कि ये इसकी साइज तो छोटी है, साइज छोटी होने के नाते इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आउटर सेल में इस साइज छोटी होने के नाते इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने की कोशिश करता है। जबकि इसकी साइज बड़ी है तो यह इलेक्ट्रॉन इसके कारण, इस न्यूक्लियस के कारण आसानी से खींच लिया जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है। तो अब जब हम इसकी वैल्यू देख लिए तो ये एक्सपेक्टेड था। अब इसका सही क्रम क्या होगा, सभी ग्रुप में ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं बच्चों,
वो सबसे बड़े होते हैं। सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, जर्मेनियम इज ग्रेटर देन टिन, और टिन इज ग्रेटर देन लेड। ये इसका सही क्या होगा, क्रम होगा इस ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक ये बनाया, फिर हमने ये बनाया। इसी तरह से जब आप इसमें चलेंगे तो हमने क्या देखा, सल्फर विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन किससे, सेलेनियम, सेलेनियम विल बी ग्रेटर देन टेलुरियम, और टेलुरियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। हालांकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह से हमने इसको बता दिया, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो हमने यहाँ से एक बता दिया, ये कार्बन वाला हो गया बच्चा। नाइट्रोजन वाला नहीं बताया। नाइट्रोजन में क्या करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर्सेनिक, और आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमनी, और एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ। हमेशा ये जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं, गौर से देखेंगे, थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है, और बाकी इसके नीचे जो चलते हैं वो वही वेरिएशन चलता है कि ऊपर से नीचे एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि 17 और 16 में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ग्रुप 17 की वैल्यू हमेशा ग्रुप 16 से बड़ी होती है। ग्रुप 17 का जो EA होता है वो हमेशा ग्रुप 16 से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे सपोज के लिए इसी में अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया, कह दिया कि अरेंज करिए, क्लोरीन ले लिया, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और आयोडीन ले लिया, ये 4 एलिमेंट दे दिया, और इन चारों एलिमेंट में कह रहा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजाइए। तो बढ़ते हुए क्रम में या हमने बोला कि ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 बड़ा होगा, तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 17 में क्या है, क्लोरीन है और आयोडीन है। क्लोरीन की वैल्यू हमेशा आयोडीन से बड़ी होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, अब इसके बाद ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे ऑक्सीजन और सल्फर। अगर हमने ऑक्सीजन और सल्फर की बात करी तो सल्फर हमेशा बड़ा होता है, तो लिखेंगे दिस इज ग्रेटर देन सल्फर, और सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ये इसका सही क्रम हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले रखना है कि ग्रुप नंबर 17 की EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ग्रुप नंबर 16 से बड़ी होती है। आपने इसको अरेंज कर लिया, और आपको पता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं हमेशा उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज। क्यों, ये छोटी होती है जो पीरियड नंबर 2 वाले होते हैं, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी साइज हमेशा छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू द पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। तो ये हो गया। तो आपने ग्रुप नंबर 17 को पहले अरेंज कर लिया, क्लोरीन की हमेशा ज़्यादा होगी आयोडीन से, और इसके बाद आप आ जाइए ग्रुप नंबर 16 में। 16 में भी बच्चों क्या होगा, सल्फर की वैल्यू हमेशा ऑक्सीजन से बड़ी होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप इतना सारा चीज़ आप इस क्लास में पढ़ लिए हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर नया पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैलेंसर केमिस्ट्री।